दोस्तों, मैंने 2 बार यूपीएससी और 1 बार यूपीपीसीएस का इंटरव्यू दे चुका हूँ और मुझे पता है कि लास्ट के 30 डेज़ में क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या-क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दें, कौन से सब्जेक्ट को कम प्रायोरिटी देना है, किस पे ज़्यादा फोकस करें तो मार्क्स गेन हो जाएगा, कौन-कौन से ऐसे ट्रिक्स हैं जिससे मार्क्स गेन हो सकता है। इन सब चीज़ों के ऊपर आज बात करेंगे। इसके लिए मैं बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ईज़िली प्रीलिम्स क्वालीफाई करना मेरे लिए बहुत हार्ड नहीं रहा है और ना मैंने अभी तक एक भी बार ये प्रीलिम्स फेल भी हुआ हूँ। तो उसके पीछे रीज़न था कुछ, वो आज रीज़न मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा। इसी के साथ में मैं आपको डिटेल चीज़ें बताऊँगा कि कैसे-कैसे हमने एक-एक चार्ट को बनाया है। इस चार्ट के थ्रू पे समझाऊँगा भी कौन-कौन से सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस कैसे होती है, कट ऑफ कैसे जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। फिर कुछ टेक्निक्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे और साथ ही में मेरा क्या व्यू पॉइंट रहता है एग्ज़ाम को लेके और मैं क्या करता हूँ, उसके ऊपर ज़्यादा करके बात करेंगे। और लास्ट में हमारा बैच रहेगा। मैं स्टार्टिंग में बताना सही नहीं समझता बैच को क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट होगा। ओके? तो चलिए देखिए, सबसे पहली बात है कि अब आपके पास 29 टू 30 डेज़ ही बचा है। इसमें आपको पूरी जी-जान लगा देना है। पहली चीज़ तो ये है कि आपको जी-जान लगा देना है। तो आप इस तरीके से मत सोचिए कि अब 30 दिन है, 30 दिन में क्या होगा? भाई जी-जान लगा दो। ये 30 दिन ना 6 महीने के बराबर आपका कन्वर्ट हो सकता है। आप पूछोगे कैसे हो सकता है? तो उसकी पूरी स्ट्रेटेजी है। देखिए, यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया, आपको शायद से दिखता होगा, बहुत छोटे में है। तो पहला है आपका कि आपको सबसे पहला 70% टारगेट क्लियर करना है इस 10 दिन में। आप पूछोगे सर कैसे हो सकता है? तो मैंने 56 टॉपिक्स का एक वीडियो बनाया है। उसमें आप जाके देख लीजिए कौन-कौन से पॉइंट्स को इम्पोर्टेंट है, उस पॉइंट के एक सब्जेक्ट को उठा लीजिए और पढ़िए। तो स्टार्टिंग के 10 दिन में आपको कौन से सब्जेक्ट को फोकस करना है? ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री। ठीक है? ये 3 सब्जेक्ट को आपको फोकस करना है, तो 10 दिन में आपको ये ट्राई करना है कि इनका 70 या तो 100% कंप्लीट हो जाए। ओके, अब ये 70% मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 56 को टॉपिक में जाके देखोगे तो बहुत रेयरली कुछ चीजें पढ़नी है जो आराम से आप पढ़ के निकाल सकते हो। और अच्छे से पढ़ना है तो हमारे नोट्स है, उस नोट्स को भी आप लेके अच्छे से देख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आता है दूसरा स्टेप, हमारा आता है जिसमें आपको 85% मतलब 85% टारगेट करना है कि कैसे कैसे हमको और चीजें बढ़ानी है। तो इसमें हम उन चीजों के ऊपर कोशिश करेंगे जिधर आने के ज्यादा चांसेस है, जैसे मिसलेनियस टॉपिक हो गया, अदर कोई चीजें हो गया, तो उनके ऊपर हम काम करेंगे ताकि वहां पे भी आपका स्कोर इंक्रीज हो पाए। फिर लास्ट में आएगा आपका एक लास्ट का जो 10 दिन बचेगा, इसमें आपकी एक्यूरेसी चली जाएगी 95% तक। तो हमें अपनी एक्यूरेसी 95% तक एग्जाम के हिसाब से बनानी है कि एग्जाम में कैसे कैसे रोल हो रहा है, क्या क्या चीजें की जा रही है। तो उस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जैसे ही करेंगे तो आपको अपने आप ही रिजल्ट दिखने लग जाएगा। ओके, तो अब देखिए डे वन टू डे 10 तक क्या करना है आपको। एक तो आपका रिवीजन होना चाहिए और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने हैं। आपके पास नोट्स बनाए होंगे घटना चक्र के या घटना चक्र से पढ़े हो, ठीक है, तो पहला क्या है आपका पीवाई क्यू अच्छे से रिवाइज करते रहिए। फिर आपने जो नोट्स बनाए उसको रिवाइज करिए। अगर नोट्स नहीं बनाया तो हम नोट्स दे रहे हैं और वो नोट्स बिलीव में सबसे कंसाइज है, सबसे इजीली अवेलेबल चीजें हैं जो आपको इन 30 डेज में ना, मैं इस चीज की गारंटी दे सकता हूं, अगर कोई बंदा 1 या 2 बार अटेम्प्ट दे चुका है और वो हमारा नोट्स पढ़ ले रहा है, मैं लिख के यहां पे भी दे सकता हूं कि आप आराम से प्रीलिम्स निकाल सकते हो क्योंकि उसके अंदर हर एक फैक्ट्स कवर किया गया और मैं खुद भी अपने नोट्स से ही बनाया हूं उसे। और जो मैं खुद पढ़ के आता था जिससे एग्जाम निकलने में मदद होता था, वही चीजें मैं आपको भी बताया हूं यहाँ पे। ओके, तो आपने पहला दे दिया, रिवीजन कर लिया बैच के लिए, अब आपने एक टेस्ट दिया, उस टेस्ट में आपका स्कोर आ रहा है 70 to 80। ये आपका 10 दिन का हो गया। हो सकता है किसी का 90 आ रहा होगा, उसके आगे बढ़ रहा नहीं है। लेकिन जब फर्स्ट 1 to 10 डेज में आपको पढ़ने के बाद भी 80 से 85 के बीच में आ रहा है, गुड है। मैं बताऊंगा अब कैसे मार्क्स इंक्रीज होगा। सबसे बड़ी तकलीफ अभी बच्चों के सामने यही चल रही है, मैं जिसके बारे में अभी बता भी रहा हूँ। ओके, फिर आता है डे 11 to 20 के बीच में। इसमें क्या करना है, अब टेस्ट दे रहे हो, उस टेस्ट का एनालिसिस कर ही रहे हो, तो टेस्ट का एनालिसिस करते करते आपको ये नोटिस करना है कि कहाँ कहाँ पे मेरे से क्या क्या मिस्टेक्स हो रही है और क्या क्या चीजें मैं और करनी ही चाहिए। ओके, तो टेस्ट को एनालाइज करने का तरीका मैंने ऑलरेडी बताया कि परफॉर्मेंस टेबल है जो हमारे टेलीग्राम पे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाइए उसको डाउनलोड करिए और अच्छे से सॉल्व करिए, उसके अंदर एंट्री करिए। तब भी आपका मार्क्स नहीं बनता है, फोटो खींच के भेजिए, मैं आपका सोल्यूशन निकालूंगा। बहुत सारे लोग का बड़ा भी है मार्क्स, इस चीज की गारंटी मैं दे रहा हूँ, बिलीव मी। आप टेलीग्राम पे आके कमेंट करिए, मैं आपका मार्क्स बढ़ाने में गारंटी दूंगा। ओके, तो 85 to 90 मतलब 85 to 90 फिर आपका अगले 10 दिन में आ जाएगा आराम से। अब इसके बाद आता है आपका लास्ट का 10 दिन का लैब जो आपका डिसाइड करता है सिलेक्शन। बिलीव मी, ये जो लास्ट का 10 दिन रहेगा ना, इस 10 दिन को आपको यूटिलाइज करना है, इवन एक एक सेकंड यूटिलाइज करना है। अब यूजुअली होता क्या है कि मैं क्या करता था, अब मैं यहाँ पे बॉम्बे रहता हूँ तो बॉम्बे से मेरे को जाना पड़ता था यूपी एग्जाम देने के लिए। तो मैंने अपने कुछ शॉर्ट नोट्स बना के रखे थे कुछ पेज में, जैसे 10 से 15 पेज में बना के रखे थे। तो मैं उनको ही ट्रेन में रिवाइज करते हुए जाता, सेंटर में एक दिन पहले पहुंचना तो फिर रिवाइज करते हुए जाता था। तो ऐसे रिवाइज करते हुए मैं पूरा पहुंचता था और आराम से फिर जाके एग्जाम हॉल में जाके देता था। और बिलीव मी दोस्तों कि उस नोट से ना 90% आ जाते थे, मतलब कहीं बाहर नहीं जाते थे, इजिली इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वहीं से आ जाते थे। अब मैं जो नोट्स भी बना रहा हूँ ना, ये नोट्स जो है आपको, ये एक पूरा कंसाइज नोट्स है। इसके बाद और एक नोट्स आएगा
जिसमें मैं क्विक रिवीजन के थ्रू पे बताऊंगा। हो सकता है मैं यूट्यूब पे उसके बारे में पूरा एक लेक्चर ला दूं, तो उससे आपको और मदद मिल जाएगी। और ये सबके लिए होगा, लेक्चर तो मैं फ्री में ही रखूंगा उसके लिए, ताकि हर एक को मदद मिले। बाकी जो कुछ नोट्स है, टीम मुझे इजाजत देती नहीं है कि मैं उसको फ्री में दे दूं, तो उसके लिए कुछ मिनिमली फीस रहेगा, तो उसका आपको चिंता नहीं करना है। मगर वीडियो में अभी भी बोल रहा हूं, हमेशा मैं बोलता हूं फ्री रहेगा और फ्री रहेगा भी। ओके। अब इसी के साथ लास्ट के 30 डेज में आपको कैसे कौन से सब्जेक्ट में फोकस करना है, ये बात करेंगे। लेकिन उसके पहले कि अब लास्ट के 10 दिन में देखिए मैं क्या करता था। मैंने एक चीज बताया कि ट्रेनिंग में जाते समय मैं रिवाइज करते हुए आता था, पहली चीज। दूसरी चीज, इस 30 डेज में आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है डेली। 40 से 30 क्वेश्चन करना है। आप पीवाईक्यू उठाइए, सिर्फ उसका क्वेश्चन करते जाइए, एक्सप्लेनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखते जाइए कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, ये आपको करते रहना है, इवन एग्जाम के एक दिन पहले भी आपको सिर्फ पीवाईक्यू करना है। इससे बेनिफिट ये रहेगा कि आपका एग्जाम हमेशा गो थ्रू रहता रहेगा कि हाँ मुझे एमसीक्यू करना है, एमसीक्यू करना है, एमसीक्यू सॉल्व करते रहना है। जब आप ये मिस करते हो ना कि एमसीक्यू सॉल्व करना, और आप 10 दिन या 15 दिन या एक महीने का पूरा गैप दे देते हो, तो एग्जाम हॉल में जाके वो एमसीक्यू आपके लिए नया हो जाता है। मैं इसके लिए एग्जाम के एक दिन पहले भी टेस्ट देता था, एनालाइज भी करता था, और मैं ये चीज नहीं देखता था कि मेरा स्कोर कितना है। मैं बस इतना करता था कि भाई मुझे ये पता चल जाए कि मेरा कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स हो रहा है, मैं एग्जाम हॉल में जाके वो मिस्टेक ना रिपीट करूं, ना कि मैं उसके मार्क्स जोड़ूं। मैं आपसे भी वही अपील कर रहा हूं, अभी आपके पास जो टाइम है यहाँ पे मार्क्स मत जोड़िए, सिर्फ आपके मिस्टेक्स फाइंड आउट करिए और उसके ऊपर काम करिए, ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है। तो आपको लास्ट के 10 दिन में प्रायोरिटी तो ये रखना है कि आपको 30 से 40 क्वेश्चन करना है। शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा या हमारी तरफ से आप बनाए हो तो और अच्छी बात है, फिर आप जाके करिए। फिर ट्रेन में जाते समय, ट्रैवलिंग करते समय उसी को रिवाइज करते रहिए। एग्जाम के आधा घंटा पहले तक रिवाइज करिए। मैं किसी को नहीं रोकूंगा कि इस टाइम जितना देर पढ़ने का मन करता है ना पढ़िए। 12 घंटा, 16 घंटा, 14 मिनट भाई पढ़ लो ना। ये लास्ट के 10 दिन है ना, हमेशा आपको याद रखेंगे कि अगर इस दिन पे मैं ये वाला टॉपिक पढ़ लिया तो आज मेरा एग्जाम ये एक दो क्वेश्चन से जो रुका था वो रुकता नहीं, आराम से निकल जाता। होता है जब हम ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जो रात के 10 दिन में छोड़ देते हैं ना, और वही टॉपिक आ जाता है तो बहुत दुख होता है भाई। बिलीव मी, मुझे पता है, ये एक्सपीरियंस मैंने भी की है। और जब बॉर्डर पे आके मार्क्स रुकता है, अगर मेरा एक दो क्वेश्चन और करेक्ट हो जाता तो मैं इस बार लिस्ट में होता। ये चीज है ना बहुत खराब होती है, और वो आपको रियलाइज होगी, किसी ना किसी को पक्का रियलाइज होगा। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ आपके साथ। अब टाइम एंड एलोकेशन के ऊपर है कि 30 डेज में कैसे कैसे आपको देखिए। करंट अफेयर का 25% है, हिस्ट्री एंड कल्चर 20% है, ज्योग्राफी 18 है, पॉलिटी 15 है, इकोनॉमिक 13 है, और साइंस एंड टेक 9% है, और मॉक और रिवीजन आपका 4% है। ठीक है। मॉक और रिवीजन मतलब मॉक का रिवीजन। तो आपको टाइम भी इसी तरीके से एलोकेट करना है। तो सबसे ज्यादा टाइम आपको किसको देना है? करंट अफेयर में। क्यों? 25 से 30 क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। फिर हिस्ट्री में देना है, 24 क्वेश्चन आते हैं। फिर ज्योग्राफी 24 क्वेश्चन, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक, साइंस टेक, फिर आप जिसका देना दे सकते हो। ठीक है। अब मेरे हिसाब से क्या पूछोगे, देखिए मैं जो मेजरली फोकस करके जाता था, करंट अफेयर मेरा बहुत अच्छा आता था, हिस्ट्री मेरा बहुत ही अच्छा, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेसिफिकली और एंशियंट हिस्ट्री। तो अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं हिस्ट्री से, तो मैं 20 में से 17 करेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता हूँ। और बिलीव मी दोस्तों, ये इजीली मैं कर लेता हूँ। आपको नहीं बिलीव होगा तो मैं बहुत ही जल्दी टेलीग्राम पे हमारे, मैं लाइव चला के भी दिखाऊंगा आपको कि मैं किस तरीके से पेपर सॉल्व करता था। लेकिन ये आपकी डिमांड पे ही होना चाहिए। ऑलरेडी मैंने एक बार बैच में सबको बताया भी है, मगर फिर स्टिल अगर आपका रिक्वेस्ट रहेगा तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा टेलीग्राम पे, और कोई चार्ज नहीं लूंगा, फ्री ही रहेगा। तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत लेने की उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके। चलिए। फिर उसके अब मैं क्या करता था, मैंने बताया, पहले करंट अफेयर कर लिया, हिस्ट्री कर लिया, ज्योग्राफी कर लिया, और साइंस एंड टेक कर लिया। पॉलिटिक्स सबका अच्छा होता है, बिलीव में। पॉलिटिक्स से अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 के 10 आप सही करके आना है आपको। इसके लिए कोई एक्सेप्शनल नहीं है कि 10 में से मेरा 8 सही हो रहा है, 9 सही हो रहा है। भाई 10 में से 10 सही होने चाहिए, बहुत ईजी होता है पॉलिटिक्स पीसीएस का। इवन हम यूपीएससी में भी अपनी एक्यूरेसी 10 में से 10 रखते हैं, तो यूपी पीसीएस में क्यों कम रखना? बिलीव मी दोस्तों, कि कोई आके ये आपको बोल देना कि यहाँ से 7 क्वेश्चन करेक्ट कर लीजिए, यहाँ से 8 क्वेश्चन, यहाँ से 9 क्वेश्चन, यहाँ से, ये जो मैथ्स होता है ना, ये सबको अच्छा लगता है कि हाँ हाँ इतना इतना क्वेश्चन कर लिए, हमारा 95 प्लस नेट करेक्ट तो हो ही जा रहा है, अब हमारा सिलेक्शन तो हो जा रहा है। कुछ नहीं होता भाई ऐसा, बिलीव मी। आपको सिर्फ और सिर्फ हर सब्जेक्ट में अपना गेन देखना है। हो सकता है मेरा जो वी स्ट्रांग है वो आपका वीक हो, जो मेरा वीक होगा वो आपका स्ट्रांग हो सकता है। तो आपको उस तरीके से आपको ऊपर काम करना है कि आपका क्या क्या पोर्शन लैक हो रहा है। तो ये कब कहाँ पे काम आएगा? जब आप स्टार्टिंग के 10 दिन को अच्छे से फोकस में रख रहे हैं। जो मैंने बताया था आपको, ये डे 1 to 10 में, यहाँ पे आपका फाउंडेशन, रिवीजन और बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर करते हुए चलना है ना? अब इसी के बाद बहुत जरूरी चीजें बताने जा रहा हूँ। इसी के बाद अच्छे से सुनिएगा, इसको स्किप मत करिएगा वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। अब आपको हर एक टॉपिक में से, हर एक सब्जेक्ट में से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल लेने हैं। मैंने निकाला है 56 टॉपिक।
लेकिन जब आप कोई बुक पढ़ रहे हो, उसको पढ़ते समय जब आप अपनी मिस्टेक्स निकालते हो, उसको एनालाइज करते हो, तो आपको वो एनालिसिस याद रखना है। 30% चांसेस है कि वहां से क्वेश्चन पेपर आ जाएगा इजीली। ओके, तो आपको इस तरीके से पढ़ना है दोस्तों। मैं फिर बता रहा हूं, सबसे बड़ी जो चीज होती है ना, कि हम अपनी चीज को इग्नोर करके यूट्यूब पे जाके मैराथन देखना चालू कर देते हैं। आप सबसे पहले अपनी चीजों को रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए, बार बार पीवाईक्यू देखिए, आपको एक लूप मिलेगा जिसमें बार बार यूपीएससी या यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम क्वेश्चंस पूछते हैं। उस लूप को पकड़िए, उसके ऊपर काम करिए, और देखिए मेरेकल इतनी तगड़ा होगा ना, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होगे ना, हंसोगे कि भाई ये तो मैंने पढ़ा था, ये इजीली आता है। आप 30% अगर आप क्वेश्चन सही करके आता ना स्टार्टिंग के हाफ एन आवर्स में, पूरा पेपर अच्छा जाता है। और मैं ये कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं, अगर मैंने हर बार प्रीलिम्स निकाला है तो मैं कुछ आपके लिए अच्छा ही बता रहा हूं। ओके, तो आपको ये चीजें करने लिए हैं, तो हर एक सब्जेक्ट में आप ऐसे ऐसे करिए और मॉक टेस्ट देते रहिए। मॉक टेस्ट से कोई दिक्कत नहीं है, 3 से 4 दिन में एक बार दे दीजिए मॉक टेस्ट, ताकि आपका रिदम भी बना रहे, आपका एनालिसिस भी बंद चलता रहे। मतलब फिर वही होता है ना, लास्ट के 10 दिन में आपको लगेगा कि मुझे सब आता है और मैं आराम से पढ़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब चलती है, देखिए कट ऑफ के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को कट ऑफ के ऊपर मुझे पता है कि मतलब मैं ये सब चीज मानता नहीं हूँ, मगर क्या करूं, वो होता है ना कि यूट्यूब वालों को जितने भी लड़के आते हैं उनको वो देखना रहता है कि कट ऑफ कितना चल रहा है, क्या चल रहा है। तो देखिए जनरल वाले का कितना चल रहा है, एवरेज कट ऑफ जो चल जा रहा है तो 120 125 के आसपास, इसके आसपास जा रहा है मार्क्स में। नेट क्वेश्चन आपको करेक्ट करने हैं 95 के आसपास। ऐसे सेम चीजें हर एक कैटेगरी के लिए है। तो अब आपको जनरल कैटेगरी वाले को 95 प्लस करेक्ट करना ही करना है किसी भी हाल में। तो इसके लिए देखिए मैं क्या करता था, मेरा मेरा यूजुअली एक सिंपल सा हिसाब है, मैं हमेशा अपने टेलीग्राम पे भी बोला हूं, मैं 150 की 150 पूरा टाइम करके आता था। इसके पीछे रीजन ये था कि अगर क्वेश्चन गलत होगा तो बहुत मिनिमम मार्क्स कटेगा, मगर वहीं पे अगर राइट होता है तो मेरे बहुत ज्यादा मार्क्स गेन होगा। तो मैं इस कॉन्सेप्ट पे पूरा चलता था, और मैं अगर 150 अटेम्प्ट कर रहा हूँ ना, तो मुझे पता है कि मेरा गलत होगा, और कितना गलत होगा मैंने इसकी भी एक्यूरेसी बना के रखी है 30 से 35। इससे ज्यादा मेरा गलत नहीं जाएगा। अब बात पूछोगे सर ये आपको कैसे पता, तो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि एक परफॉर्मेंस टेबल होता है। उस परफॉर्मेंस टेबल में एक एक टेस्ट को देके आप एंट्री मारते जाइए, धीरे धीरे आपका स्कोर अपने आप आपको पास एक ग्रीन लाइन मिल जाएगी कि मैं इतने बीच में ही अटेम्प्ट करूंगा, मेरा हो जाएगा आराम से। और एग्जाम हॉल में भी जाके वो अप्लाई करना है। इसमें कोई ये डाउट नहीं है कि पेपर हार्ड आएगा कि इजी आएगा। जब आप टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट तो कोई इंस्टीट्यूट वाला इजी नहीं ले रहा है, हार्ड ही ले रहा है। तो जब वो हार्ड ले रहा है तो एग्जामिनर उससे ज्यादा हार्ड तो बनाएगा नहीं। बस वो आपके अंदर डर रहता है कि जो एग्जाम में हार्ड वो पेपर को बना देता है। तो अब उसको रोकने का एक ही तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दीजिए, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू से गो थ्रू हो जाइए, तो आपको डर भी नहीं लगेगा। तो आप भी, मतलब मेरी तरफ से पर्सनल सजेशन है, चाहे पेपर हार्ड आए चाहे इजी आए, एनी हाउ 135 के नीचे अटेम्प्ट करके मत आना। बिलीव भी, अगर आपकी एक्यूरेसी 80% है या 90% है, तब आप नीचे चले जाना। लेकिन 80% 90% तो हो नहीं सकती है। अब आप पूछोगे सर ये कैसे परसेंटेज निकाला, तो सेम चीज है, वही है कि जो परफॉर्मेंस टेबल है उसमें जाके एंट्री मारोगे तो आपको ये सब परसेंटेज आ जाएगा। नहीं समझ में आता कमेंट करना, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। ओके, बस दोस्तों अगर एक रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि हमें भी सब्सक्राइबर चाहिए, लाइक चाहिए, शेयर चाहिए, जिससे हम भी और तेजी से आगे बढ़े, सबकी मदद करें। देखिए मैं यहाँ पे आया हूँ आपकी मदद ही करना है, ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ही बड़ा फीस रख दिया या कुछ कर दिया जिससे आपका नुकसान हो जा रहा है। और सेम चीज है, मैं यहाँ पे एक बैच भी लेके आ रहा हूँ ना, तो उसकी कीमत भी मैंने 250 रखी है। और जो मैं चीजें दे रहा हूँ ना, आप हमारे टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में आइए, वहां से बच्चों से पूछिए, जितने भी बच्चे हैं, एक बच्चा भी आपको इसका नेगेटिव कमेंट नहीं करते हुए मिलेगा। बिलीव में, एक बच्चा भी नहीं, इवन बहुत सारे क्लासेस वाले यहाँ पे घुस के हमारे अंदर जाके देख रहे हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन वो होता है ना कि जब कोई चीजें फ्री में दे रही तो डाउट होने लग जाती है। भाई मैं अपनी गारंटी दे रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो आप आइए, जुड़िए और देखिए इसको। अब दूसरी चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो स्मार्ट एलिमिनेशन और स्ट्रेटेजीज कैसे वर्क करनी चाहिए। तो देखिए लेंथ बेस्ड एलिमिनेशन, कोई क्वेश्चन बहुत ही लंबा आ जा रहा है, आंसर उसका बहुत ही लंबा है, तो अब वहां पे आपको सिर्फ कीवर्ड्स पकड़ने हैं। बहुत शॉर्ट में हो गए तो तब भी कीवर्ड्स पकड़ने हैं, क्या ये कीवर्ड्स उसके साथ मैच हो रहे हैं। सेम चीज अभी जिन्होंने बिहार पीसीएस दे के आया उनको भी पता चलता होगा जो मैंने चीज बता रहा हूँ। जब वो पेपर आने के बाद घर पे चेक करते समझ में आता है, अरे यार इतना जल्दी नहीं कर देना था, इसको थोड़ा और अच्छे से पढ़ा होता तो मेरा आराम से आंसर निकल जाता। वही चीज होती है जब आप घाई घाई में काम करते हो, तो सबसे पहले लेंथ बेस्ड एलिमिनेशन करना सीखिए। अगर बहुत बड़ा है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं तो मिस्टेक जरूर छोड़ता है एग्जामिनर, उसके पीछे रीजन ये रहता है कि वो जानता है कि वर्ड में मैं उसको घुमा दूंगा बीच में कहीं ना कहीं, और आप घबराहट के मारा घूम जाते हो और आपसे गलत हो जाता है। दूसरा है एक्स्ट्रा वर्ड एलिमिनेशन, ऑब्वियसली ओनली
फिर जितने भी एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं वो सबको चीजें आपको एलिमिनेट करते हुए आगे बढ़ जाना है, जो आपको पूरे यूट्यूब पे छाया ही है वो चीजें। फिर कॉन्ट्राडिक्टरी जितनी भी पेयर्स होते हैं कि पहला स्टेटमेंट दूसरे से फॉलो नहीं कर रहा, दूसरे से पहला नहीं फॉलो कर रहा है, एक दो तीन दिया है स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट कभी तीसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा, तो 1 3 लास्ट साथ में होंगे नहीं, तो वो कट जाएगा, 1 2 3 एक कट जाएगा, फिर 1 2 बच रहा है और 1 बच रहा है। अब यहाँ पे आपको थॉट अपना प्रोसेस बढ़ाना है, क्या पहला स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट के साथ कनेक्ट हो रहा है, इस तरीके से आप काम करिए, इजिली एलिमिनेट होता है। ठीक है, उसके साथ क्या है कि कॉमन सेंस एप्लीकेशन। कॉमन सेंस आज के टाइम पे रेयर है, बिलीव मी, आंसर सामने होता है, बच्चे घबरा जाते हैं, जैसे कोई कोई स्कीम होती है, अब स्कीम में मत्स्य करके लिखा है तो फिशरी मिनिस्ट्री ही होगी ना, लेकिन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर हो सकता है क्योंकि कृषि वहां पे जुड़ा है। इस तरीके से जो सोचते हैं ना तो सब बेकार हो जाता है। कॉमन सेंस ये बोलता है कि अगर मत्स्य लिखा है तो मछली होगी, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फिशिंग होगी ही होगी। तो बस मतलब आपको फिश एंड शिप इंडस्ट्री जितने भी, आपको जब ये चीजें पता चल जाती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होती। मतलब आपने, मैं एक एग्जांपल, ऐसे कॉन्सेप्ट को अगर आप क्लियर रखते हो ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती। लास्ट में है पार्शियल नॉलेज यूसेज, मतलब अब आपके पास पार्शियल नॉलेज है, कोई चीज आ सकती है आपके पास, उसके पास पूरी नॉलेज नहीं है। कोई करंट अफेयर में कोई चीज आ गया, आपको ये पता कि गुजरात में ही होगी वो चीज, अब आपको मगर आप गुजरात के स्टेट का नाम दे, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत ऐसे करके दे दिए। अब आपको वहां पे गैस करना है कि सबसे ज्यादा चांसेस कहाँ पे हो सकता है, तो गैस करने का वर्क क्या होता है कि भाई वो सिटी कितनी फेमस है, उस सिटी का डेवलपमेंट कैसा है, और ये सिटी का कहीं और पे भी परफॉर्मेंस अच्छी की थी और एंशियंट कल्चर से कितनी जुड़ी है। जब आप इस तरीके से सोचते हो ना, तो इजीली आपका मार्क्स है ना, जो अगर अभी किसी का 90 या 95 बन रहा है, तो यहाँ पे 15 मार्क्स प्लस होता है, ऑलमोस्ट 110 प्लस हो जाता है, नेट क्वेश्चन करेक्ट होता है। और ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, इजिली आता है, मैं खुद भी लाया हूँ, इसलिए मैं आपको बता भी पा रहा हूँ। ओके, अब देखिए ये ट्रायंगल कैसे वर्क करता है, मैं हमेशा ट्रायंगल के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। ये गोल्डन ट्रायंगल है। पहला क्या है, स्पेस रिपीटेशन, मतलब आप दूसरे दिन रिवीजन करिए, फिर तीसरे दिन करिए, फिर ऐसे सातवें दिन करिए, तो इस देखिए 2 3 3 दिन 5 दिन 7 दिन, तो आपको कम से कम कितने बार रिवीजन करना है, 7 बार रिवीजन करना है। एग्जाम के पहले अगर आपने 7 से 8 बार रिवीजन करके गए तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और एग्जाम निकालना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन करना नहीं है, कोई ना कोई यूट्यूब पे आके पढ़ा देगा, मुझे पढ़ लेना है और हमारा हो जाएगा। मालूम नहीं आप क्या सोचते हो भाई, मुझे कुछ नहीं पता, मगर अगर खुद के ही नोट्स नहीं रिवाइज करके जा रहे हो, कौन तुम्हारा एग्जाम निकाल सकता है? कोई नहीं निकाल सकता है। जो आपने पढ़ा है एटलीस्ट वो तो पढ़ के जाइए। एक्टिव रिकॉल मेथड को यूज करिए, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में समझाया है, आप जाके देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया एक्टिव रिकॉल कैसे वर्क करता है। फिर विजुअल मेमोरी टेक्निक्स, जितने भी विजुअल मेमोरी, मतलब कनेक्ट करिए एक एक सब्जेक्ट को दूसरे के साथ, वो भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि एग्जाम हॉल में आप भूले ना, ऐसे करके मैंने एक वीडियो बनाया, आप जाके देख लीजिए उसको। और ये आपको समझा दिया 2 3 5 7 का मेथड क्या होता है। ठीक है, 7 बार आपको कम से कम रिवाइज करना है। पहले 2 बार रिवाइज करिए, फिर एक ही सब्जेक्ट को, फिर दो के बाद फिर 3 बार, फिर 5 बार, फिर 7 बार, ऐसे रिवाइज करते रहिए, धीरे धीरे हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अच्छा, ये 2 3 5 7 इसलिए लिखा है कि 7 बार एक बार दूसरे दिन करना है, एक बार तीसरे दिन करना है, एक बार पांचवें दिन पे करना है, एक बार सातवें दिन पे करना है, और टोटल 7 बार रिवाइज करना है। तो ये पूरा फॉर्मूला इस तरीके से डिराइव हुआ है। अब चलते हैं की सक्सेस मेथड, ये जो मैं खुद अप्लाई भी करता था और मैं आपको भी बता रहा हूँ, कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। अब कंसिस्टेंसी आपको यहां से मेंटेन करनी है, एटलीस्ट मिनिमम 12 घंटा आपको पढ़ना है, इससे कम पढ़ रहे हो आपका रिस्क है। जो वर्किंग प्रोफेशन है, लास्ट के 20 दिन पहले छुट्टी ले लीजिए, अप्लाई कर दीजिए लीव, 20 दिन पहले कर लीजिए, फिर उसके बाद आप जाके पूरा कंसिस्टेंसी दे दीजिए। और आप तो बिलीव में, आप जितना हार्ड वर्क कर रहे हो ना वर्किंग प्रोफेशन वाला, उतना कोई नहीं कर रहा है। तो आप अपना पूरा ईडी उटकी का ताकत लगा देना कि भाई मुझे ये निकालना है, चाहे जो हो जाए, बहन भाई जो, मुझे बस निकालना है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ठीक है, आपको क्वालिटी मेंटेन कैसे करनी है, भाई मैं सिर्फ 70 या 56 टॉपिक पढ़ रहा हूँ, इस 56 से 80 से 90% क्वेश्चन आराम से कवर हो जा रहे हैं, एक्स्ट्रा जितना एक्स्ट्रा बच रहा वो मैं अपने एलिमिनेशन और अपने नॉलेज के बेस पे आराम से निकाल लूंगा। तो क्वालिटी आपको मेंटेन रखनी है। फिर मॉक टेस्ट डिसिप्लिन बना के रखना है, डेली उठिए अब यहाँ से, हर दूसरे तीसरे दिन 9:30 बजे आपका टेस्ट देना चालू करिए, और पहला दीजिए, फिर उसके बाद सीसेट के लिए एक हफ्ते में संडे का दिन रख लीजिए, फिर ऐसे टेस्ट दीजिए, पूरा एक दिन टेस्ट दीजिए। आपको एक अपना रिदम बना लेना है, स्पेसिफिकली जो फर्स्ट टाइम वाले होंगे, जिनके पास डर रहता है कि भाई होगा कि नहीं होगा, तो वो ये जरूर करें। ठीक है, फिर एलिमिनेशन मास्टरी करना है आपको। देखिए एलिमिनेशन मास्टरी कैसे हो सकता है, जब एरर एलिमिनेशन के ऊपर वर्क करोगे।
अब आपने तुक्का मारा, मेरे पास अभी बहुत सारे बच्चों का आया मैसेज आया फोटो का, मैं दिखा भी सकता था। तो उन मैसेज में बच्चों ने फोटो भेजा है कि सर मेरा भी ये आपने जैसा बोला बढ़ाया, तो अब मेरा क्वेश्चन रॉन्ग ज्यादा हो रहा है। बस आपको वहीं पे एरर पे काम करना है, और फिर धीरे धीरे वो एरर पे काम होने के बाद आपको अपने आप एलिमिनेशन आ जाएगा, आपको बिलीव नहीं होगा। मैं सिखाऊंगा भी, मैंने बोला भी, आपके साथ वादा भी किया है। हर पेड बैच बैच वालों को मैंने वादा भी किया है इसके ऊपर। ओके। फिर पॉजिटिव माइंडसेट, ये तो मतलब ये सब एक तरफ, और ये पूरा 100%। अगर पॉजिटिव माइंडसेट ही नहीं है तो एग्जाम नहीं निकलता। तो पॉजिटिव माइंडसेट आपको लाना पड़ेगा कि कैसे आपका माइंडसेट वर्क करता है और क्या क्या चीजें आपको करनी है। तो सबसे पहला पॉजिटिव माइंडसेट आपके अंदर होना चाहिए। फिर करंट अफेयर प्रायोरिटी पे रखिए। अभी पूरा करंट अफेयर को याद करिए, याद करवाया भी जा रहा है, और मैं अपने शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड भी कर रहा हूँ। वो शॉर्ट नोट्स अगर एक दिन पहले भी पढ़ोगे ना, पूरा एक साल का सिर्फ 4 घंटे के अंदर आप पूरा करंट अफेयर रिवाइज कर सकते हो। यहाँ पे 15-15, 16-16 घंटे का करंट अफेयर का वीडियो बन रहा है। लिटरली 7-7, 8-8, 10-10 घंटे के मैराथन वीडियो बन रहे हैं, और आप उसको जाके देख रहे हो और याद उसमें से कुछ भी नहीं रहना। ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटेजी अटेम्प्ट, अटेम्प्ट कैसे करना है मैंने बताया था, 1 2 3। मेरा वीडियो आप जाके देखोगे, कमेंट कर दोगे या तो मैं लिंक भेज दूंगा। अटेम्प्ट करने की मैंने बहुत डिटेल में स्ट्रेटेजी भी बताई है। एरर एलिमिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसके ऊपर खास करके आप काम करिए, इससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा और किसी को मिलेगा नहीं। तो प्लीज प्लीज दोस्तों, पूरी मेहनत करिए, पूरी ताकत से लग जाइए। आप मदद चाहिए, आपके पास पैसा नहीं है, कमेंट करो मुझे, मैं टेलीग्राम डिस्कशन पे आ जाऊं, मैं आपकी मदद करूंगा। मैं यहाँ पे कोई पैसा कमाने नहीं आया हूं, मगर आपकी मदद जितने हो सकती उतना करता हूं। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर मौका मिला है ना, तो उस मौके का यूज करिए, वरना तो फिर रहने दीजिए। ओके। अब इसी के साथ अब थोड़ा प्रमोशन है, अगर जिनको नहीं देखना है वो जा सकता है। हमारा एक बैच है जो अभी चल भी रहा है, उससे बच्चों को बेनिफिट भी हो रहा है। बस मैं वही चीजें बताने आ रहा हूँ। अभी हमने 255 कर दिया उस बैच की प्राइस। इस बैच में हम क्या दे रहे हैं, शॉर्ट नोट्स मिलेगा। हर एक शॉर्ट नोट्स के वीडियो आपको मिलेंगे, और ये वीडियो 18 तारीख से मिलना चालू हो जाएगा। अच्छा, इस वीडियो के थ्रू आपको एक लाइव डिस्कशन में पार्टिसिपेशन भी मिल जाएगा, जो डेली होता है 8:30 बजे। उन डेली में हम बच्चों को याद करवाते, बकायदा याद करवाते, मैं पूछ रहा हूँ, बोल रहा हूँ। तो उस याद करवाया जाता है, आप वहां पे बच्चों को बेनिफिट भी हो रहा है। फिर एग्जाम के लिए कंप्लीट शॉर्ट नोट्स, जैसा कि मैंने बताया, साइंस, इकोनॉमिक, करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यूपी स्पेशल। और करंट अफेयर का आप देख भी रहे हो, जो मैंने अभी आपके सामने एक वीडियो बना के दिखाया भी है। ठीक है। वन वन टू वन मेंटरशिप, आप मुझे कॉल करिए, आपको मेरा नंबर मिलेगा, मुझे कॉल करिए, एक एक बारीकी के ऊपर काम करेंगे, ये भी आपको मिलेगा यहाँ पे। फिर एक्सपीरियंस मल्टीपल एग्जाम, मैंने मतलब मैं यहाँ पे पढ़ाई करने नहीं आया हूँ कि मैंने कौन कौन से एग्जाम निकाले हैं, कहाँ पे क्या किया, मैं कुछ नहीं बताता हूँ किसी को। यूपीएससी सिर्फ यूपीपीसीएस के इसलिए बारे में बताता हूँ कि आपको भी पता चलना चाहिए कि आपका जो मेंटर बताने वाला है वो कैसा है। ओके। फिर वन सब्जेक्ट वन मैराथन लेक्चर होगा, लाइव डाउट सेशन क्लियरिंग होती है, ये सब आपको मिलेगा। फिर करंट अफेयर स्पेशल और यूपी स्पेशल लेक्चर, यूपी स्पेशल का लेक्चर और उसके नोट्स ये मेरे खुद के रहेंगे, हैंड रिटन रहेंगे, कुछ अलग नहीं रहेगा। मैप बेस्ड पे पढ़ाऊंगा, बिलीव में उससे अच्छा आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। और मैं कोई उसका चार्ज नहीं कर रहा एक्स्ट्रा, यहाँ पे सिर्फ 250 आपको पे करना है, 250 के तौर पे मिल जाएगा। और ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं दूंगा, कुछ मैं यूट्यूब पे वीडियो लाऊंगा फ्री में। हम 18 तारीख से एक वीडियो में लाना चालू करूंगा, जिसमें मैं दिखाऊंगा कि मेरे नोट्स की क्वालिटी क्या है। मैं पूरे मार्केट से एकदम अलग हट के नोट्स आपके रियल लाइफ के एग्जांपल में, कोई वेब सीरीज देख रहा है, कोई पिक्चर देख रहा है, मूवीज के एग्जांपल मैं वहां पे डाल रहा हूँ। आप बिलीव में, वो नोट्स पढ़ते समय अगर आपको एक भी बार जमाई, मतलब ऐसा अगर जमाई आ जा रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। इतना इंटरेस्टिंग नोट्स बनाना जो कोई नहीं बनाया। ठीक है। इसी के साथ, तो आपको अब किस पे काम करना है, सबसे पहले Day 1 से 20 और लास्ट के 10 दिन क्या करना है ये आपको बता दिया। कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस रखना है ये आपको अच्छे से बता दिया। कट ऑफ क्या चल रही है और आपको कितना अटेम्प्ट करना है ये मैंने आपको बता दिया। एलिमिनेशन कैसे वर्क करेगा ये बता दिया। यहाँ पे ये यूपीएससी एग्जाम की स्ट्रेटेजी के बारे में थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए, आपको चाहिए तो। एक ट्रायंगल रूल बताया, और उसके बाद 2 3 5 7 का रूल बताया। आप प्लीज इसको फॉलो करिए, और की सक्सेस मेथड बताया जो मैं खुद फॉलो करता था। तो आपको इतनी चीजें बहुत अच्छे से करनी है। बाकी आपको हमारा बैच दिख रहा होगा, अगर ये लेने का मन है तो कांटेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, स्क्रीन पे भी चलते हुए दिख रहा होगा। यहाँ पे अगर इस पे नहीं लग रहा तो इस पे फोन करिए, व्हाट्सअप करिए, रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कोई भी डाउट होगा कमेंट करिए, मैं बैठा हूँ यहाँ पे आपकी हेल्प करूंगा एनी हाउ। ठीक है दोस्तों, चलिए, जय हिंद दोस्तों।